प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे। अभ्यास के प्रश्न जो आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, जिनको आपको लिखना भी है, और लिखने से विषय वस्तु स्पष्ट होने के साथ साथ प्रश्नों के उत्तर कैसे दिया जाता है, यह भी आप इस वीडियो में जानेंगे या समझ जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि फ्रांस में क्रांतिकारी विरोधों की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। तो सबसे इसका जो है कि पहला कारण है सामाजिक परिस्थितियाँ। फ्रांस का समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, और जो 2 वर्ग था, प्रथम और द्वितीय स्टेट, वो विशेषाधिकार प्राप्त था, और तृतीय स्टेट जिसमें किसान, वकील, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर एवं नौकर आते थे, वो समाज के लिए उत्पादन करते थे, उन्हीं को कर देना पड़ता था, और उनको कोई विशेषाधिकार भी प्राप्त नहीं था। तो इससे वहाँ पर असंतोष पैदा हुआ। दूसरा जो है कारण देखेंगे, आर्थिक परिस्थितियाँ हैं वहाँ की। 1774 में बुर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां सिंहासन पर बैठा, तो वहाँ राजकोष खाली था, वहाँ का शाही खजाना खाली था, जिसके कारण से सेना का रख रखाव और राज दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों, विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने जो नियमित खर्चे भी होते हैं, उसको भी निपटाने के लिए वहाँ के सम्राट ने कर लगाने का, यानी कर को बढ़ाने का प्रस्ताव पारित करने के लिए 5 मई 1789 को स्टेट के जनरल की सभा बुलाई, और प्रत्येक स्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तीसरे स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया और सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य को एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया, और परिणाम उसका क्या निकला कि तीसरे स्टेट के जनप्रतिनिधि विरोध स्वरूप सभा को वॉकआउट करके बाहर निकल गए। तो ये भी एक असंतोष फैला, और उसके बाद के घटनाक्रम को मैं आपको बताया हूँ पहले भी। और अगला कारण है फ्रांसीसी जनसंख्या। इसी दौरान फ्रांस में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन खाद्यान्नों के उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, बल्कि अक्सर अकाल पड़ने के कारण से या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने के कारण से जो फसलें थी वो नष्ट होती थीं, और खाद्यान्नों की कीमतें जो है बढ़ती जा रही थीं, और धीरे धीरे करके वो गरीबों की पहुंच से दूर होती जा रही थीं। दार्शनिकों का योगदान भी इसका एक कारण है। बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज का था, वो भी लोगों को जागरूक बना रहा था, और सामंतवादी जो व्यवस्था थी वहाँ पर, और उनके विशेषाधिकार थे, उनके वो आलोचक थे, और धीरे धीरे करके इन दार्शनिकों ने जो अपने विचार जनता के सम्मुख रखे, उससे लोग प्रभावित हुए, और लोगों में धीरे धीरे शासन के प्रति असंतोष और अधिक बढ़ने लगा। इन दार्शनिकों में प्रमुख नाम आता है जॉन लॉक, जॉन जाक रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे जो है दार्शनिक, जो कि राजा के दैवीय अधिकारों को नकारते थे। राजनीतिक कारण जो है, इसका आखिरी कारण है, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने ये मिराबेओ एवं आबे सीए के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया, और शपथ ली कि जब तक वे सम्राट की शक्तियों को सीमित करने व अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंती प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बनाएंगे, तब तक वो इस राष्ट्रीय सभा यानी नेशनल असेंबली को भंग नहीं करेंगे। और उसके बाद आपने देखा कि 14 जुलाई 1789 को इसी दौरान किस प्रकार से घटना घटी और वहाँ पर क्रांति हो गई। एक कारण इसमें अंत में दिया गया है कि लुई 16वां जो था, वो रानी मैरी एंतोइनेट के साथ विलासतापूर्ण जीवन जीता था, बहुत खर्चे करता था, और इस तरह से उसने देश का बहुत धन भी बर्बाद किया, और उच्च पद आमतौर पर बच जाते थे,
प्रशासन भ्रष्ट था, प्रत्येक विभाग के अपने ही कानून थे, किसी एक समान प्रणाली के अभाव में चारों ओर भ्रम का वातावरण था और इस तरह की व्यवस्था से लोग जो है तंग आ चुके थे। इसके बाद देखना है कि क्रांति तो हो गई, लेकिन क्रांति होने के बाद समाज के किन तबकों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और किन को फायदा नहीं हुआ, कौन लोग निराश हुए। तो इसका उत्तर जो है कि होगा कि तृतीय स्टेट के जो धनी सदस्य थे, मध्यम वर्ग के लोग, उनको फ्रांसीसी क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ हुआ था। इसमें किसान, मजदूर, छोटे अधिकारीगण, वकील, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। वह जो पादरी एवं कुलीन लोगों द्वारा उन्हें हर कदम पर सदैव अपमानित किया जाता था, किंतु क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार होने लगा। लेकिन जो नुकसान हुआ था, जिन समूहों को निराशा हुई थी, उन समूहों में जो तीसरे स्टेट के गरीब लोग थे, भूमिहीन किसान या मजदूर आप कहेंगे, जो नौकर थे या जो गरीब किसान थे, उनको फ़ायदा नहीं हुआ, वो लोग निराश थे। और इसके बाद जो है कि अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति से 19वीं व 20वीं सदी के विश्व के लोगों को मिली विरासत का वर्णन करिए। तो क्या विरासत मिली थी, ये आप ध्यान से देखिए। तो फ्रांसीसी क्रांति मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और यह पहला ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन था जिसने आज़ादी, समानता और भाईचारे जैसे विचारों को अपनाया। दूसरा है, इसने यूरोप के लगभग सभी देशों एवं दक्षिण अमेरिका में प्रत्येक क्रांतिकारी आंदोलन को प्रेरित किया। अगला जो है, अगली विरासत है, यूरोप के विभिन्न स्थानों पर घटित सामाजिक एवं राजनीतिक बदलावों की शुरुआत की या हुई इसी क्रांति के कारण से। इसने मनमाने तरीके से चल रहे शासन का अंत किया तथा यूरोप एवं विश्व के अन्य भागों में लोगों के गणतंत्र के विचारों का विकास किया। इसने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की अवधारणा प्रचारित की। इसने राष्ट्र शब्द को आधुनिक अर्थ दिया तथा राष्ट्रवादी शब्द की अवधारणा को बढ़ावा दिया। पोलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली में लोगों को अपने देशों में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हेतु प्रेरित किया है। इस क्रांति ने जनता की आवाज़ को सहारा दिया। जो दैवीय अधिकार की धारणा, सामंती विशेषाधिकार, दास प्रथा एवं नियंत्रण को समाप्त करके योग्यता को सामाजिक उत्थान का आधार बनाना चाहते थे। राजा राम मोहन राय की भी बात मैंने की और वो भी जो है कि इनके विचारों से प्रभावित हुए थे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा, कि उन लोकतांत्रिक अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं, जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से हुआ। तो आप देख रहे हैं, सबसे पहला है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसके बाद देखिए, एकत्र होने और संगठन बनाने का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे अधिकार जो है आपके देश के संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में दिए गए हैं, जो कि जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति से ही माना जा सकता है। अब आप देखिए, पांचवा प्रश्न है कि क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश अंतर विरोधों से घिरे हुए हैं। यानी सार्वभौमिक अधिकार, जो अधिकारों का घोषणा पत्र फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामने आया कि सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा, सार्वभौम होगा अधिकार, तो क्या उसमें कोई अंतर विरोध था? तो निश्चित तौर पर जो है अंतर विरोध था। ये आप देख सकते हैं क्या क्या अंतर विरोध थे। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से
या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी समान नागरिक हैं, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिसमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थे, उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया और वोट भी नहीं डालने दिया गया। दूसरा अंतर्विरोध देखिए, फ्रांस ने उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। यह भी अंतर्विरोध है। आप दूसरे देशों पर कब्जे करेंगे तो सार्वभौमिक अधिकार का पालन नहीं कर रहे हैं। तो सार्वभौमिक अधिकार फ्रांस में तो है, लेकिन यदि यह एक विचार है तो वह दूसरे देशों के लिए भी होने चाहिए, कम से कम फ्रांसीसियों के तो होने ही चाहिए। और तीसरा देखिए, फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। यदि दास प्रथा जारी रही तो दास गुलाम हुआ करते थे, उनका बहुत शोषण होता था, उनका वो अपने स्वामी के दास हुआ करते थे। तो ऐसे में उनके अधिकार कहाँ गए? तो निश्चित तौर पर यह अंतर्विरोधी माना जाएगा। अब देखिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम और छठा, नेपोलियन के उदय का आप कैसे वर्णन करेंगे? तो 1796 में निर्देशिका के पतन के तुरंत बाद नेपोलियन का उदय हुआ। निदेशकों का प्रायः विधानसभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती थी। निर्देशिका राजनैतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। जो निर्देशिका की बात की जा रही है, इसमें जो एक नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है, ये जो है कि जो फ्रांस में डायरेक्टरी शासन व्यवस्था आई थी, तो डायरेक्टरी के आपसी कलह के बाद जब उसका पतन हुआ, तब जो है कि नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ था। तो सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना दिया। वह पड़ोसी यूरोपीय देशों पर विजय करने निकल पड़ा, राजवंशों को हटाया और साम्राज्यों को जन्म दिया, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों को आरूढ़ किया, यानी कि विभिन्न देशों की सत्ता सौंप दी। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा जैसे कई कानून बनाए और दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तौल की एक समान व्यवस्था पद्धति भी शुरू की। और अंतोगत्वा 1815 ईस्वी में वाटरलू में उसकी हार हो गई। तो बच्चों, इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ये तो सिर्फ 6 प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न जो है कि इस चैप्टर से होंगे। आप टॉपिक वाइज भी प्रश्न बनाकर या टॉपिक वाइज नोट्स बनाकर आप अच्छे से इस अध्याय की तैयारी कर सकते हैं। और अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरे बुक से, और ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस बुक से पढ़ेंगे और जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।